नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय आयुर्वेद साथियों, राजू भाई अमर है। साथियों, जब भी आप आयुर्वेद की बात करते हो या आज से सब ट्रेंड कर रहे हो ऑर्गेनिक, तो आयुर्वेद को और ऑर्गेनिक को आप अलग अलग नहीं कर पाओगे। जिस तरह से राजीव भाई की प्रेरणा से हमने जब गाय पे काम करना शुरू किया, तो गाय पे काम करते करते एक चीज ध्यान आई कि गाय पे काम करना है तो साथ में आयुर्वेद पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि गाय और आयुर्वेद सिक्के के दो पहलू हैं। और गाय की जो ज्यादा उपयोगिता रही है वो धर्म का विषय में न होके स्वास्थ्य के विषय में रही है। तो हमने जब गाय पे काम करते करते जब आयुर्वेद का अध्ययन शुरू किया, तो हमें ताज्जुब हुआ कि आयुर्वेद में हर 10 फॉर्मूले में से लगभग 7 से जो 8 फॉर्मूले थे वो गाय से रिलेटेड थे। मतलब गाय का कोई न कोई अवयव उस फॉर्मूले में रहा है, चाहे गोमूत्र है, चाहे वो घी है, चाहे दूध है, चाहे छाछ है, चाहे कहीं न कहीं गाय का जिक्र जरूर हुआ। और जब प्राचीन फार्मेसियों की आप बात करोगे, जब ऋषि मुनियों की बात करोगे, आयुर्वेद की परंपरा की आप बात करोगे, तो हर व्यवस्था में गाय का अपना एक महत्व होता था, गाय का अपना एक स्थान होता था। और गाय पे ही पूरा जो गुरुकुल पत्ती या पूरा जो आयुर्वेद का जो ढांचा खड़ा था वो गाय पे ही खड़ा था। और अगर मैं ऑर्गेनिक की बात पे भी जाऊं तो वो भी कहीं न कहीं गाय से रिलेटेड थी, क्योंकि बिना गाय के आप ऑर्गेनिक की कल्पना ही नहीं कर सकते। आज जो केमिकल पेस्टिसाइड की जो जगह गाय की जगह जो उसने ली है, तो प्राचीन भारत में जो इसका जो प्रारूप या जिसका जो मूल था वो कहीं न कहीं गाय थी। तो ये सारे के जो सारे पहलू हैं, आयुर्वेद है, गाय है या ऑर्गेनिक है, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब हमने आयुर्वेद को डीपली जब अध्ययन किया या जब जाना आयुर्वेद को, तो ताज्जुब हमें ये हुआ कि जो आज जो मार्केट में स्थापित किया जा रहा है वो असल में आयुर्वेद नहीं है। वो आयुर्वेद के नाम पे एक धंधा तो है, लेकिन वो आयुर्वेद तो कतई नहीं है। क्योंकि जब भी मैंने पाक कोई खाना चाहा या मैंने जब भी बाजार में कोई पाक लेने गया, पाक से मतलब है अवलेह, जिसमें मीठा, घी, इस तरह का जो भी अवलेह बनता है, खासकर जो सर्दियों में खाने की चीज़ें होती हैं। तो जब भी मैं किसी भी दुकान से किसी फार्मेसी का, रेयर फार्मेसी को छोड़कर जो हमारी पहुंच से बाहर है, सामान्यतः जब मैं किसी दुकान पे गया तो मुझे टोटली पाक में, चाहे च्यवनप्राश है, चाहे ब्रह्म रसायन है, चाहे सुपारी पाक है, चाहे मूसली पाक है, चाहे बादाम पाक है, चाहे अश्वगंधा, किसी भी पाक का नाम लीजिए। क्योंकि अभी सर्दी चल रही है, मैं इसलिए सर्दी में पाक का जिक्र आपको कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो मैं जितने भी पाक लेने गया, सबके सब में प्रिजर्वेटिव डला मिला। मैंने 10 फार्मेसियों के जाके पाक लेने चाहे और मैंने इंग्रेडिएंट्स से उसमें पढ़ा, तो सबकी सब में टोटली जो आपका प्रिजर्वेटिव था वो मिला। और प्रिजर्वेटिव भी जो राजू भाई दीक्षित बताते हैं, टोटली कैंसर कारक। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जो पाक है स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है, ये स्वास्थ्य खराब करने के लिए है। क्योंकि आयुर्वेद की 2 मुख्य चीजें हैं, आप ध्यान रखना। आयुर्वेद के 2 मुख्य लक्ष्य हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को पुनः स्थिति में लेके आना। आज जो रोगी को पुनः स्थिति में लेके आने का दावा कर रहे हैं, मैं तो इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अब रोगी को तो पुनः स्थिति में बाद में लेके आना, या उसको तो ले अपना उस पर तो काम करना ही करना। सबसे पहले जो काम करना, जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य रक्षा कैसे करोगे, मैं इस पे बड़ा सवाल निशान लगाता हूँ। और आप जो ये आयुर्वेद के नाम पे जो धंधा कर रहे हो, ये तो स्वस्थ के स्वास्थ्य रक्षा भी नहीं कर पाएगा। रोगी को तो किस तरह पुनः वापस उस स्थिति में लेके आएगा। क्योंकि अगर मैं जिक्र करूं, आप जितने भी ये छोटी सी हमारी जो फार्मेसी है, इसमें अगर मैं च्यवनप्राश का उदाहरण ले लेता हूं, तो च्यवनप्राश या जिस तरह के भी जितने पाक होते हैं, इनमें 4-5 मुख्य चीजें होती हैं। मैं सबके बारे में एक कॉमन बात बता देता हूं। सबसे पहले घी, दूसरे नंबर पे मीठा, शहद, आप किस बर्तन में बना रहे हो, और मुख्य घटक क्या है। ये 5 चीजों को मैं जिक्र कर रहा हूँ, बाकी चीजें आप समझ जाओगे। घी, जितने भी पाक हैं सबके सब पाकों में देसी गाय का घी या गोघृत लिखा हुआ है, और साफ साफ लिखा है। कहीं भी किसी भी शास्त्र में किसी दूसरे घी का जिक्र नहीं है। और ताज्जुब तो जब होता है जब एक बड़ी फार्मेसी में जाता हूं, और यकीन नहीं करोगे, दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर वो फार्मेसी, और वहां पे जब च्यवनप्राश जिस जगह बन रहा था, वहां पे जो घी रखा था वो दिल्ली की एक कंपनी का रखा हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी फार्मेसियों से, दिल्ली में कौन सी गाय है और दिल्ली में कौन सी गाय का घी बनता है। मुझे ताज्जुब हुआ। और उससे बड़ा ताज्जुब तो मुझे तब हुआ जब उस बनाने वाले ने कहा, मैंने कहा जी आपकी पिष्टी कहाँ पक रही है आंवले की। उसने कहा जी आप पिष्टी भी पकाते हो। मतलब उनको पिष्टी पकाने का मेथड इन्होंने चेंज कर दिया। और मीठे में जो च्यवनप्राश में सबसे ज्यादा होता है वो होता है मीठा। और मीठे में आज टोटली ना कहूं, किसी एक आध फार्मेसी को छोड़ दूं तो सबके सब चीनी डाल रहे हैं, और चीनी से बड़ा जहर कुछ भी नहीं है। तो जो साथी इस मार्केट से च्यवनप्राश लेके खा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं
मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी या मैं स्वस्थ रहूँगा या मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा, तो एक बड़ी गलतफहमी में है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आप लोगों से, आप लोगों को च्यवनप्राश या च्यवनप्राश की कोई भी चीज़ें कहीं भी कंपलसरी नहीं लिखी हैं बीमारियों को छोड़ के पर्टिकुलर। मान लीजिए किसी को श्वास रोग है, किसी को हार्ट की समस्या है, किसी को मूत्र रोग है या किसी को इम्यूनिटी की समस्या है, इनमें च्यवनप्राश औषधि के तौर पे प्रयोग करना बताया है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए च्यवनप्राश खाना जरूरी है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, या आपके बच्चों को च्यवनप्राश देना ही है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो फार्मेसी या जहां भी आपको च्यवनप्राश चूज करना है कि उसमें 4-5 चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। जिस फार्मेसी के पास देसी गाय ही नहीं है उसके पास घी कहाँ से आएगा। और सबसे पहले कढ़ाई में जब च्यवनप्राश की तैयारी होती है तो आपकी जो पिष्टी पकनी होती है सबसे पहले उसमें गोघृत डाला जाता है। अगर आपके पास गोघृत ही नहीं है तो आपका टोटली फॉर्मूला गलत, रॉन्ग। आप कांटा मार दीजिए जैसे च्यवनप्राश को, जिस फार्मेसी के पास गाय नहीं है। और गाय में भी कौन सी गाय, शुद्ध भारतीय नस्ल का गोवंश, जर्सी गाय का कहीं जिक्र नहीं है, ना उसके घी में कभी भी च्यवनप्राश बन सकता। दूसरे नंबर पे मीठा, अगर कोई साथी चीनी में बना रहा कोई फार्मेसी तो उसको कांटा मार दीजिए। जो फार्मेसी मीठे में शुद्ध देसी खांड का प्रयोग कर रही है, क्योंकि मीठा शरीर का बहुत जरूरी पार्ट है। मधुर रस जो है वो शरीर का बहुत गजब शरीर के लिए काम करता है और जरूरी भी है। पहला रस मधुर रस होता है और देसी खांड ही बताया है, और मतलब खांड में ही च्यवनप्राश का या पाक का होना बताया है। तीसरा, आप किस बर्तन का उपयोग कर रहे हो। और कोई गलती से एल्यूमिनियम में इस चीज़ों को पका रहा है तो वो भी फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। एल्यूमिनियम कैंसर कारक है और वो आपको स्वास्थ्य को बढ़ाने की बजाय घटाएगा। चौथा, आपका शहद, अगर शहद में भी कोई रिफाइंड शहद यूज कर रहा है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शुद्ध शहद का प्रयोग ही बताया है। और पांचवा, आंवला, अगर मैं च्यवनप्राश की बात करूं इस समय, आंवला घटक, मुख्य घटक आंवला भी होता है। और आप यकीन नहीं करोगे, जब भी आप किसी नेट पे इंटरनेट पे जाओगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां च्यवनप्राश बेचने का दावा करती हैं। आप उसमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, कई बार तो शकरकंदी से बना हुआ च्यवनप्राश आपको खिला रहे हैं। कहीं नहीं लिखा किसी शास्त्र में कि शकरकंदी से कोई च्यवनप्राश बनता है। च्यवनप्राश सिर्फ आंवले, मुख्य घटक आंवला ही होगा, लेकिन अपने अपने फॉर्मूले के हिसाब से, अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि आंवले की पिष्टी बनानी, आंवले को निकालना है, वो थोड़ा लेबर कॉस्टिंग का काम होता है। यहाँ लोग शकरकंदी का च्यवनप्राश बनाना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है इसके बाद जड़ी बूटियों की। लगभग जो शास्त्रकारों ने जड़ी बूटियों का जो वर्णन किया है, 37 से 38 तरह की जड़ी बूटियों का जिक्र किया है। अब इसमें कोई 2 डाल रहा है, कोई 3 डाल रहा है, सामान्य व्यक्ति को पता नहीं होता। इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रॉपर फॉर्मूला है। अगर आपने 5 भी कम डाल दी या 5 भी अपने आप से ज्यादा डाल दी तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। हो सकता है 2-3 औषधि उस समय की आज विलुप्त हो गई हो, मार्केट में ना हो, वो आपकी मजबूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 37-40 जड़ी बूटियों में से आप 5 डाल दो, 10 डाल दो अपनी मर्जी से। उसमें हो सकता है किसी की तासीर कुछ हो, किसी की तासीर कुछ हो। यहाँ ऋषि चवन ने टोटली का टोटली जो फॉर्मूला बनाया है उसमें ध्यान रखा गया है कि कोई भी चीज़ की मात्रा ज़्यादा भी ना हो। उसका इसमें कुछ औषधि गर्म तासीर की भी है, कुछ ठंडी तासीर की भी है, जैसे घी ठंडी तासीर का है, खांड ठंडी तासीर का है। लेकिन इसके अलावा जैसे कुछ औषधियाँ जो थोड़ी गर्म तासीर की भी हैं, एक कम्बिनेशन बनाया है ताकि अगर ये किसी रोगी को किसी मौसम में भी देना पड़ जाए तो उस रोगी को समस्या ना करे। और इसमें औषधियों का जो चयन होता है वो बड़ी बारीकी से होता है। आप बाजार में जाओगे आजकल खासकर औषधियाँ भी लेने, तो यकीन नहीं करोगे, आपसे औषधि ये पूछी जाती है कि आपको किस भाव की चाहिए। मैं एक बार दिल्ली का जिक्र करता हूँ आपके सामने। दिल्ली जब मैं गया तो मैंने कुछ औषधियों का नाम लिया कि मैंने कहा जी मुझे ये औषधियाँ चाहिए। उसने कहा जी ये बताइए आपको किस रेट की चाहिए। आज औषधियाँ नाम से नहीं रेट से बिकती हैं। एक औषधि 200 रुपये किलो में भी है और वही औषधि 4000 रुपये किलो में भी है। सिंथेटिक में भी आती हैं, नेचुरल भी आती हैं। वो टोटली आपका एक क्या आप क्या लेना चाहते हो, आप अपने जो साथी, आपने जो ग्राहक है, आपका पेशेंट जो है उसको क्या देना चाहते हो। तो इस तरह से आपका जो औषधियों का चयन करना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन आज कंपटीशन के दौर में, हाँ कंपटीशन के दौर में सस्ता कौन बेच रहा है और आप कितना सस्ता बेच सकते हो मार्केट में, उसके चक्कर में ऐसी औषधियों का चयन किया जाता है जिसका होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखता, कोई मायने नहीं करता। तो साथियों, मैं जो सारी बात इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आज अगर आप मार्केट में जाओगे, जब भाव की बात आती है तो आप ऑर्गेनिक के नाम पे, हाँ कई बार ऑर्गेनिक के नाम पे महंगा लगता भी है, कई बार महंगा होता भी है। तो अगर मैं च्यवनप्राश की मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ, तो आज मार्केट में आप जाओगे तो 200 से 250 रुपये किलो आप च्यवनप्राश मिल जाता है। 100 रुपये किलो च्यवनप्राश भी मिल जाता है मार्केट में।
मैं ऐसे साथियों से पूछना चाहूँगा, या आप देखना, आप विवेक से सोचना इस बात को कि क्या संभव है। मतलब जिस 1 किलो च्यवनप्राश में अगर मैं घी की मात्रा बताऊँ, एक लोट में जब 2.5 किलो घी डलता है, और मैं अगर हरियाणा में बैठा हूँ, हरियाणवी गाय की बात करूँ, तो हरियाणवी गाय का जो घी है वो कमर्शियल 24-25 रुपये किलो से कम नहीं मिलता। ना आप बेच सकते, हो सकता है आपके आस पड़ोस में कोई 1200-1500 दे दे, 2000 दे दे, लेकिन अगर कमर्शियली आप बात करोगे, उसकी टोटल लागत निकालोगे तो 2500 किलो से कम लागत नहीं आता। इस हिसाब से मैं गणना करूँ, जितना च्यवनप्राश में घी डलता है तो 150 रुपये करीब तो घी डल जाता है, 1 किलो की बात कर रहा हूँ। और अगर आप बाजार में आप 250 रुपये किलो का च्यवनप्राश लेके खा रहे हो, जिसमें 37-38 जड़ी बूटी हैं, उसमें घी है, उसमें मीठा है, शहद है, आप एक कैलकुलेशन करिए कि 250 रुपये किलो में से कम भी अगर 10 रुपये पैकिंग का निकाल दो, 2-3 रुपये स्टिकर के निकाल दो, लेबर चार्ज निकाल दो, ट्रांसपोर्ट निकाल दो, तो ये 220-210 में के करीब रह जाता है। अब 210-20 में आप एक चीज़ मानिए कि जो भी दुकानदार बेचता है वो 40 से 50% मार्जिन लेता है बेचने का, लगभग तो 50% भी लेते हैं, 2 के साथ 1 का मार्जिन होता है। जब 220 में से आप 40% भी निकाल दोगे तो 160-70 रुपये में कोई आपको च्यवनप्राश बना के दे रहा है, उसमें से भी 20 से 30% मार्जिन के बिना कंपनी नहीं चलती कोई भी। आपके एक च्यवनप्राश की कीमत कितनी बचती है? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो में आपको कोई च्यवनप्राश बना के दे रहा है, और आप उसको खा के आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो, अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो बेचने वाले की कतई गलती नहीं है, कतई बेचने वाले गलती नहीं है। आप गलतफहमी में जी रहे हो। यकीन करिए, इस तरह के इस रेट में च्यवनप्राश बनना कतई संभव नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि जो भाई हमसे जुड़ रहे हैं, जो शुद्ध लाइफ की का जो वेबसाइट है उस पर जो हम मतलब अपना प्रोडक्ट भी लेके आ रहे हैं, मैं ये भी नहीं कतई सिफारिश करूंगा कि आपको लेना ही है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी साथी आपको लगता है कि इन चीज़ों का ध्यान रख रहा है, कोई वैद्य हो, आपके अड़ोस पड़ोस कोई फार्मेसी हो, कोई साथी हो, कोई जरूरी नहीं ब्रांड हो, ब्रांड को कांटा मार दीजिए, उसका च्यवनप्राश खाना है। जो साथी इन बातों पे आपसे बात करे और इनका रिप्लाई करे कि मैं घी कौन सा यूज कर रहा हूँ, खांड कहाँ से यूज कर रहा हूँ, शहद कहाँ से लेके आता हूँ, किस बर्तन में पका रहा हूँ। दूसरा, जब भी किसी का अपने च्यवनप्राश खाना है, उसको बनाते हुए जरूर देखना, जहां भी जिस फार्मेसी में जिस कंपनी में नो एंट्री का बोर्ड हो, उसका च्यवनप्राश या उसका कोई चीज मत लेना, क्योंकि अगर मैं शुद्ध चीज बना रहा हूं तो मुझे छुपाने की जरूरत कहां से है। हमारी छोटी सी फार्मेसी है सूर्य केतु के नाम से, जब आपका मन करे तब आइए, कोई नो एंट्री का बोर्ड नहीं मिलेगा, घी भी वहीं रखा मिलेगा, खांड वहीं रखी मिलेगी, सारी औषधियां वहीं रखी मिलेंगी, कोई नो एंट्री का बोर्ड नहीं है। तो मैं आपसे दोबारा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जितने प्रोडक्ट आपके सामने रखे हैं, मैं जो च्यवनप्राश का जिक्र किया, इसी तरह ब्रह्म रसायन की बात करूँ, इसमें औषधियों का फर्क पड़ जाता है, घी की मात्रा बढ़ जाती है, तिल के तेल की मात्रा बढ़ जाती है, औषधि थोड़ी सी इसमें चेंज हो जाती है, लेकिन मुख्य घटक वही मीठा, घी, शहद, ये 4-5 घटक इसमें भी रहेंगे। आंवला इसका मुख्य घटक, साथ में इसका मुख्य घटक हर्ड हो जाती है। इसी तरह मैं अगर बात करूं आम्रपाक की, इसका मुख्य घटक आम हो जाता है, ये आम की सीजन में बनता है, बाकी मुख्य घटक इसके वही रहते हैं, औषधियां चेंज हो जाती हैं। मैं बात करूं बादाम पाक की या सुपारी पाक की या मूसली पाक की, इसका मुख्य घटक बाकी वही रहते हैं। आंवले की जगह मुख्य घटक एक में सुपारी आ जाती है, एक में मूसली आ जाती है, एक में बादाम आ जाता है, कुछ औषधियां भस्म अलग से डालती हैं, इसका फॉर्मूला चेंज होता है। लेकिन घी की जगह घी डलेगा, वो शुद्ध देसी गाय का डालेगा, खांड की जगह खांड डलेगी, इसमें शहद नहीं डलता, बर्तन वही स्टील के जो 6 ग्रेड के या लोहे के। तो साथियों, जो यहाँ पे कुछ जो चीजें रखी हैं, इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा आपको, तो जैसे मंजन है, आज के टाइम में आप टूथपेस्ट कर रहे हो, मैं कई बार पूछता हूँ साथियों से, उसने कहा जी टूथपेस्ट ना करें तो क्या करें। मैं उनसे पूछता हूँ क्या आप टूथपेस्ट खा सकते हो, उसने कहा जी आप कैसी बात कर रहे हो, टूथपेस्ट कोई खा जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जो चीज़ जीभा पे लग जाती है या जो चीज़ जीभ के संपर्क में आ गई, क्या आपके अंदर नहीं जाएगी। अगर कोई जहर की 2 बूंद आपके जीभ पे टपका दे और आप उसको फिर बाहर थूक भी दो, क्या आप बचने वाले हो? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं बचोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ जीभ के संपर्क में आई वो आपके अंदर भी गई, चाहे वो तो कोई दवाई है चाहे कुछ भी है। तो जब आप कोई भी टूथपेस्ट करते हो जिसके ऊपर भयंकर केमिकल, भयंकर मतलब इस तरह की चीजें हैं, सोडियम लोरेल सल्फेट जैसी जो कैंसर कारक है, अगर आप उसको जीभ के संपर्क में लेके आओगे तो नो डाउट आपको कैंसर भी होने वाला है, आपके दांत भी खराब होने वाले हैं। हाँ, आपके दांत खराब इसलिए होने वाले हैं क्योंकि कहीं भी पेस्ट या बुरश या जो वर्ष जो होता है, ये कहीं भी नहीं लिखा कि दांतों पे इसको करना है, कहीं किसी शास्त्रकार ने इसको नहीं बताया।
दूसरा ये क्या करता है, जो भी टूथपेस्ट होता है वो आपकी लार को सुखा देता है कम से कम 2 घंटे के लिए। समझे इस बात को, जो मुंह की लार है उसको सुखाता है टूथपेस्ट। आपको लगता है जी फ्रेशनेस आ रही है, फ्रेशनेस नहीं होती, वो मुंह की लार को सुखा देता है। अब इससे होगा क्या, आप सोचते हो जी कुछ नहीं होता, होता बहुत कुछ है। पूरा शरीर कफ पित्त वात पे टिका हुआ है, पेट में अम्ल बनता है मतलब पित्त बनता है, उस पित्त को जो डिजोल्व करता है वो आपकी लार करती है, क्योंकि लार भी 24 घंटे बनती है और पित्त भी 24 घंटे बनता है। जब आप लार बनना बंद हो जाए, क्योंकि लार क्षारीय है, तो आपका पित्त बढ़ेगा, और पित्त से बढ़ने वाले जो रोग हैं वो सारे के सारे आप लोगों को आने वाले हैं। आपके दांत भी जाएंगे, आपका पैसा भी जा रहा है, आपका शरीर भी जा रहा है, फिर भी मुझे तो करना ही है। जिसको करना करिए, लेकिन हमें उसका ऑप्शन में मंजन जो बताया है आयुर्वेद में 10-15 जो चीजें हैं बिना किसी केमिकल के, आप मंजन करिए। मंजन के साथ क्या, उंगली से ही करना होता है मंजन को, क्योंकि मसूड़ों को मालिश बताया है, उसको मालिश के लिए उंगली से ही मालिश संभव है। अगर ये भी ना करे तो कोई दिक्कत नहीं, आप दातुन कर सकते हो। भारत में विभिन्न तरह की प्रजाति की के पेड़ पौधे हैं, किस मौसम में कौन सा करना है, या किसी मौसम में आप लगातार कुछ पेड़ जैसे बबूल वगैरह है, उस सब मौसम में आप कर सकते हो, आप करिए, क्यों पैसा लगाना आपको। लेकिन अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे आपको मंजन घर पे ही बनाना पड़े, या हमारा ले, या किसी पड़ोसी का ले, या किसी आपके साथी का ले, मेरा मतलब ये है कि टूथपेस्ट ना करें, सबसे बड़ी बात है। और इसी कड़ी में जैसे तेल है, आजकल बहुत सारे तेल जो आ रहे हैं बाजार में, मार्केट में, जिस रेट में, क्योंकि मैं बार बार जो रेट की बात करता हूं, कंपटीशन के दौर में आपको वो चीज नहीं मिल पाती। आपको भृंगराज तेल इस रेट में मिल जाएगा जिस रेट में सामान्य तिल का तेल भी मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाजार जो है वो पूरा पूरा कंपटीशन पे टिका हुआ। अगर मैं मेरे प्रोडक्ट बाजार में लेके जाऊंगा तो मुझे पता है मैं 1 मिनट के लिए नहीं टिक पाऊंगा, क्योंकि मेरा वहां पे रेट में वेरिएशन आ जाता है। और भृंगराज तेल का इतना अद्भुत गुण आयुर्वेद में लिखा है कि मतलब बालों को पकने से रोकता है, बाल झड़ने से रोकता है, बालों को मतलब बाल की हर तरह की बीमारियों में भृंगराज तेल का जिक्र है। बस बात यह है कि वो जिस तरह से आयुर्वेद ने बताया, शास्त्रकार ने जिस तरह से बताया, उसको उसी तरह से बनाया गया हो, उसमें चीटिंग ना हो। आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको खोज करने की जरूरत नहीं है। ऋषि मुनियों ने आपको सब कुछ बना के लिख के दिया है कि आपको ये चीजें इस तरह बनानी है। दुर्भाग्य इस देश का ये है, दुर्भाग्य समाज का ये है कि व्यक्ति लालच के कारण उसमें ही गड़बड़ कर देता है। अगर शास्त्रकार ने, ऋषि ने जिस तरह से बताया और आपकी फार्मेसी या कोई साथी उसी तरह बना के दे दे, तो वो परोपकार का काम कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है। तो हमारा जो एक पूरा का पूरा जो कंसेप्ट ये है कि जिस तरह ऋषि ने बताया, जिस तरह शास्त्रकार ने बताया, हम उसको उसी तरह बनाने का काम करते हैं। अगली कड़ी में बात करूं, जैसे कुछ आसवरिष्ठ रखे, यहाँ पे तकरारिष्ठ है, आपका बलारिष्ठ है, इनका भी बहुत गजब का उपयोग बताया है। ये इंस्टेंट काम करते हैं क्योंकि ये अल्कोहल बेस होते हैं। लेकिन समस्या इसमें बड़ी क्या है, आप मार्केट में लेने जाओगे बहुत सस्ते सस्ते मिलेंगे आपको, लेकिन वहां समस्या वही आती है कि जो फर्मेंटेशन विधि से जो बताया, वो फर्मेंटेशन कोई भी फार्मेसी नहीं करवाती। लगभग ना के बराबर फार्मेसी फर्मेंटेशन कराती है, क्योंकि उसमें समय लगता है, टाइम लगता है, बर्तन ज़्यादा लगते हैं। इसलिए लगभग जो फार्मेसी आजकल कर रही हैं टोटली वो प्रिजर्वेटिव के दम पे आश्वस्त बनाती हैं, जो कतई भी आपकी बीमारी में काम नहीं करने वाला। हो सकता है किसी बीमारी में पर्टिकुलर थोड़ी बहुत आपकी मदद कर दे, लेकिन नुकसान आपको करने वाला है बराबर में। तो साथियों, जो भी फार्मेसी या जो भी साथी आपका बिना प्रिजर्वेटिव के कोई आश्वस्त बना रहा है, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। हम बनाते हैं, कई बार हमारा खराब भी हो जाता है, लेकिन हमने पढ़ लिया है, हम कभी प्रिजर्वेटिव डालेंगे, कोई केमिकल नहीं डालेंगे, और कोई चीनी से बना कोई उत्पाद नहीं बनाएंगे। तो साथियों, ये जैसे इसमें एक साबुन बचती है, साबुन के बारे में आपको बता दूं मैं, साबुन बनाने का भी जिक्र कहीं आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद में उपटन का तो जिक्र है, लेकिन साबुन का कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि साबुन को जब मतलब बांधा जाता है या किसी उसको, तो उसके लिए, या साबुन को जब शरीर पे चलाना हो, तो उसके लिए कम से कम एक रिक्वायरमेंट जरूर होती है, वो है आपका कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं। तो हालांकि कास्टिक सोडे को हम गोमूत्र में बुझा के उसके बाद साबुन में यूज करते हैं। अकेली साबुन की बात कर रहा हूँ, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। साबुन क्यों का कहीं भी जिक्र आयुर्वेद में बनाने का नहीं है, उपटन का है, लेकिन आज साबुन की मांग है और साबुन का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो हम उस कास्टिक सोडे का यूज करते हैं बहुत मिनिमम मात्रा में, उसको भी गोमूत्र में बुझाते हैं, उसके बाद ये साबुन बनाते हैं। और साबुन में उसके अलावा कोई भी मतलब कोई झाग आपको नहीं मिलेगा। इसका जो बेस है वो तेल और मुल्तानी मिट्टी है, कुछ तेल, मुल्तानी मिट्टी, गेरू मिट्टी, हल्दी वगैरह इसका बेस है, और ये त्वचा के रोगों में काम करती है। तो मैं अपना छोटा सा परिचय हमारे उत्पादों का आपको दे रहा था। तो साथियों, हो सकता है कि मेरी कुछ साथियों को बात पसंद आए ना आए, लेकिन मैं जो मूल विषय जो बार बार बात कर रहा हूँ उस प्राचीन आयुर्वेद की परंपरा की, वो आयुर्वेद शायद अब सामान्य व्यक्ति की पहुंच तक नहीं रहा, और उस पर कोई बात भी नहीं करना चाहता।
तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि आप हमें सपोर्ट करिए और धीरे धीरे हम जितनी भी तरह की दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, हम उनको पूरे उसी फॉर्मूले से कोशिश करेंगे कि मतलब आप तक पहुँचाएँ जितना संभव हो। अगर हम नहीं पहुँचा पाए तो किसी साथी को और मोटिवेट करेंगे, या कोई साथी हमसे मोटिवेट होकर इस तरह कोई काम करना चाहे तो वो भी काम करिए। बाज़ार आपके लिए खुला है, लोग अच्छी चीज़ें लेना चाहते हैं, बशर्ते है कि आप अपनी नीयत से और शास्त्रोक्त काम करिए। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ आपकी रुकने वाली है, कोई ऐसा कोई आपके पास कोई बड़ा स्टॉक हो जाएगा, बिकेंगी 200% जाएंगी आपकी चीज़ें, और समाज आपकी राह देख रहा है अच्छी चीज़ें बनाने के लिए, अच्छी चीज़ें लेने के लिए। तो इसी के साथ साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, जय गौ।